नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं खबरों के पीछे। रोज रात 9 बजे एक नई कहानी लेकर हम आपके सामने हाजिर होते हैं और आपको अपराध की दुनिया की कोई एक कही अनकही कहानी हम आपको सुनाते हैं। तो देखिए, खबरों के पीछे के एपिसोड्स में अभी प्रकरण चल रहा है कैलू यादव का, मुंगेर के कैलू यादव का, जिसने अपने जीते जी कितनी हत्याएं की। वह लोगों के शरीर को बोटी बोटी काटता था, टुकड़े टुकड़े काटता था। उसे भी याद नहीं रहा होगा, अधिक यादव का चेला। और यह कैलू यादव आतंक का इतना बड़ा पर्याय था कि लोग उसे बिहार सरकार कहने लगे थे, कंपनी कहने लगे थे, टैक्स देने लगे थे। जो बड़े खेतिहर थे, जो जमींदार किस्म के लोग थे, सरकार मानकर टैक्स देते थे। तो आपको हमने पिछले एपिसोड में कहानी सुनाई है 5 जून 1987 की, जो तारतर नरसंहार की थी। हमने आपको बताया था कि कैलू यादव का ही शिष्य हुआ करता था, शागिर्द हुआ करता था दुलारचंद यादव। लेकिन जब दुलारचंद यादव से अनबन हुई तो कैसे कैलू यादव गिरोह ने 5 जून 1987 को तारतर मोकामा में आकर नरसंहार किया। दुलारचंद यादव के 5 लोगों की हत्याएं की। छठे व्यक्ति का जो कत्ल हुआ वह दुलारचंद यादव के लोगों के द्वारा किया गया। तो देखिए, आज कैलू यादव की कहानी में हम आगे बढ़ेंगे और कैलू यादव के आतंक की चर्चा करेंगे। कैलू यादव 1992 तक जिंदा रहा, लाश अंतिम में भी नहीं मिली और सरकारें बदलती रही, ऑपरेशन कोबरा चलता रहा, कई मुख्यमंत्री बदले, बिंदेश्वर दुबे बदले, भागवत झा आजाद बदले, सत्येंद्र नारायण सिंह बदले, लालू यादव आए। तो ये जो कैलू यादव, इसका आतंक अपने आप चरम पर बढ़ता जा रहा था और मुंगेर, खगड़िया, बेगूसराय, भागलपुर, कटिहार, पटना का जो गंगा का इलाका था, गंगा से सटा हुआ इलाका था, वहाँ इसकी सरकार चल रही थी। लेकिन जो इसका चारागाह था ना, जहां यह आश्रय पाता था या सबसे अधिक टिका होता था, वह क्यूल में हरोहर नदी है और सूर्यगढ़ा के ब्लॉक में राहतपुर के पास जो 568 एकड़ 568 एकड़ की जो लैंड थी, वही इसका चारागाह था। देखिए, तब मुंगेर के डीएम थे नन्हे प्रसाद और एसपी थे राजेंद्र प्रसाद सिंह। ऑपरेशन कोबरा इसके खिलाफ बहुत ज़्यादा सफल नहीं हो पा रहा था। इसकी तस्वीर नहीं थी, अंत तक तस्वीर नहीं मिली। लेकिन हाँ, पुलिस वालों को इस बात की जानकारी थी कि इसके शरीर में वे कौन कौन से निशान हैं जिससे इसकी पहचान की जा सकती है। तो आज जो हम आपको कहानी बताने जा रहे हैं, वह कहानी बताएंगे 4 सितंबर 1989 की, कि ये बेरहम कैलू यादव, उसने कैसे पिपरिया थाना के खुटहा गांव के एक गांव था कोयलबा, वहां के 9 लोगों को, जिनमें 3 मासूम बच्चे थे, 2 औरतें थीं, 9 का अपहरण किया, गंगा में नाव पर सवार कर ले गया। किसी को गरासे से काटा, किसी को जीते जी गंगा में फेंक दिया। औरतें जब चिल्लाईं तो रेत दिया। तो इतना बेरहम। तो ये कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं 4 सितंबर 1989 की। और आप इस बात का भी संज्ञान रखिए कि अब तक यह अपहरण के धंधे में भी आ चुका था और इसकी कमाई अधिक हो चुकी थी। जो पुराने रिकॉर्ड हैं, जो पुरानी खबरें हैं और जो मेरी लाल डायरी में बातें लिखी हुई हैं पुरानी खबरों के हवाले से, उससे यह भी ज्ञात होता है कि कैलू यादव गिरोह के पास अत्याधुनिक हथियार भी आ गए थे, परंपरागत हथियार के अलावा। तो ये हथियार कहां से आए थे, यह भी बड़ा सवाल था। तो कुछ लोगों का मानना ये था कि जो स्वर्ण मंदिर ऑपरेशन हुआ पंजाब में और इसके बाद भगोड़े सैनिक जो आतंकियों को मारे, पंजाब में जो विद्रोही थे उन्हें मारे, उनसे जो कुछ हथियार जब्त हुए थे वे लेकर भागे। वह हथियार देश के कई हिस्सों में बेचा गया था और इन्हीं हथियारों में से कुछ हथियार कैलू यादव गिरोह के पास भी आ गया था। देखिए, जो मुंगेर के एसपी थे, तत्कालीन एसपी राजेंद्र प्रसाद सिंह, वे भी इस बात से सहमत थे कि देखिए, पुलिस के कुछ पदाधिकारी ऐसे हैं नीचे के स्तर पर
जो जातिगत प्रेम के कारण कैलू यादव के बारे में जानकारी होते हुए भी शेयर नहीं करते हैं, साझा नहीं करते हैं, इसलिए परेशानी होती है। 4 सितंबर 1989 के नरसंहार के पहले जो सबसे क्रूरतम नरसंहार था, मैं राजेंद्र प्रसाद सिंह का बयान पढ़ रहा हूं, एसपी का। वे यह भी मान रहे हैं कि देखिए पिछले ही हफ्ते मतलब अगस्त 1989 के अंतिम हफ्ते में कैलू यादव के बारे में एक बहुत सटीक खबर हमें मिली थी। ये मुंगेर के एसपी का दावा था, राजेंद्र प्रसाद सिंह का, और खबर यह थी कि वो बेगूसराय के दानपत्र इलाके में ठहरा हुआ है। और यह खबर हमने तत्काल बेगूसराय के एसपी को देने की कोशिश की थी, लेकिन तब आपको पता है संचार साधन बहुत नहीं थे, तो खबर जाने में, जैसा राजेंद्र प्रसाद सिंह कह रहे थे कि खबर जाने में मतलब कोऑर्डिनेशन में 2 घंटे की देरी हुई, और इसका परिणाम यह रहा कि कैलू यादव अपने ठिकाने से गायब हो गया, वह पकड़ा नहीं जा सका, मारा नहीं जा सका। इसके अलावा वे यह भी बात बता रहे थे कि देखिए मैं लगातार सिफारिश कर रहा हूं कि पुलिस के भीतर कैलू यादव की पैठ बनी हुई है, उसे पुलिस के मूवमेंट की जानकारी मिलती है। तो मुंगेर जिले में 133 ऐसे पुलिस पदाधिकारी थे विभिन्न स्तरों पर, जो मुंगेर जिले में ही पिछले 6 वर्षों से प्रस्थापित थे। तो इन सबों के सामूहिक स्थानांतरण की सिफारिश इन्होंने की थी, लेकिन मात्र इनमें से 35 ही ट्रांसफर किए गए थे। खैर, तो कैलू यादव का आतंक कितना, देखिए कैलू यादव की तस्वीर नहीं, हम 4 सितंबर 1989 की घटना पर आ रहे हैं, जिसमें इसने 9 लोगों की हत्या गंगा नदी में की, और पुलिस को इस बात की जानकारी भी तब मिली जब अगले दिन कई बच्चों की लाशें और अन्य की लाशें गंगा में तैरती हुई दिखाई पड़ी। तो देखिए इसके पहले कैलू यादव ने 11 नवंबर 1985 को, वह भी एक बड़ी वारदात है, इस बारे में भी कभी आपको हम बताएंगे विस्तार से। 11 नवंबर 1985 को मुंगेर के ही तौफीर दियारा में कैलू यादव ने 9 लोगों की हत्याएं की थी, और यह नरसंहार भी बड़ा ही फेमस हुआ था, जिसके कारण राज्य सरकार की किरकिरी हुई थी। इसमें मुकदमा भी चला, कैलू यादव के गिरोह के कई लोग पकड़े गए थे। 27 फरवरी 1989 को इस तौफीर दियारा नरसंहार के मामले में मुंगेर के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज 5 AP श्रीवास्तव ने अपना फैसला सुनाया था। देखिए इस फैसले के बारे में आपको जानकारी हम इसलिए दे रहे हैं ताकि आप समझेंगे कि कैलू यादव गिरोह कितना बड़ा हो चुका था। तो फैसला सुनाते वक्त तौफीर दियारा नरसंहार में जो शामिल थे, उनमें से 5 को मौत की सजा सुनाई गई थी और 55 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। आप समझ सकते हैं 60 लोग सजा पाए थे, लेकिन इस तौफीर दियारा नरसंहार में भी कैलू यादव का नाम आया था। कैलू यादव एक्यूज बना था, लेकिन उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई, इसलिए केस को अलग चलाना पड़ा था। तो खैर चलिए अब हम आते हैं उस कोयलवा नरसंहार मतलब बीच गंगा में, जो पिपरिया के खुटा गांव के लाल दियारा में हुआ था। तो देखिए तारीख 4 सितंबर 1989, मैं आपको बता रहा हूं। देखिए इस बाबत खबरें छपनी शुरू हुई थी 7 सितंबर को, मतलब 3 दिनों तक किसी को खबर ही नहीं लगी। पुलिस को भी इस बात की जानकारी 5 सितंबर को देर शाम को लगी थी, और जो इस घटना का चश्मदीद गवाह था वह तो कैलू यादव के डर के मारे गया ही नहीं था किसी को बताने, वह तो सीधे अपना घर चला गया था। और वह था एक ट्रैक्टर वाला, जो ट्रैक्टर का ड्राइवर कर लीजिए, जो भाड़े पर ट्रैक्टर चलता है। तो यह जो ट्रैक्टर का जो चालक था और जो ट्रैक्टर का मालिक था, वह बेगूसराय के बीहट का रहने वाला था। तो देखिए जो पिपरिया का जो कोयलवा गांव था, यह जो गांव था मूल रूप से बिंद जाति के लोगों का गांव था, और यहाँ 2 लोग इस नरसंहार को लेकर चर्चा की केंद्र में आए। एक था मल्लू बिंद और दूसरा था भूपाल बिंद, अलग अलग परिवार। तो ये जो मल्लू बिंद था वह मुंहजोर था, ताकतवर था, काम से वास्ता नहीं था, मजदूरी से वास्ता नहीं था, संघर्ष कर जीवन यापन नहीं करना था, लोगों को डराकर धमकाकर आपराधिक कृत्यों में लिप्त होकर
मल्लू बिंद अपने घर का खर्चा चलाता था और जो अपराधी किस्म के लोग थे उनके साथ उठता बैठता था। बाद में इसने कैलू यादव गिरोह के साथ अपनी सांठगांठ कर ली थी और इसी गांव में एक दूसरा परिवार था भूपाल बिंद का। तो भूपाल बिंद का जो परिवार था वह मेहनतकश परिवार था, लेकिन भूपाल बिंद के पास कमाई के साधन कम थे। तो भूपाल बिंद और उनके भाई पंडाल बिंद ये दोनों संघर्ष करना जानते थे और बगल में एक गांव रामचंद्रपुर, वहां ये जो वहां के किसान थे, मैक्सिमम भूमिहार किसान ही थे, उनके खेतों की ये हलवाही किया करते थे। तो मल्लू बिंद को यह भूपाल बिंद अच्छा नहीं लगता था। बात आगे बढ़ती चली गई, कभी खेत चरने को लेकर, कभी किसी और बात को लेकर अनबन होती रही। तो भूपाल बिंद के परिवार में बाकी जो सदस्य थे बाद में बड़े हुए। भूपाल बिंद के भी 5 बच्चे, और जब ये जवान हुए तो भूपाल बिंद के बच्चों ने भी संघर्ष करना शुरू किया। जो खेतिहर किसान थे उनकी जमीन को इन लोगों ने बटाई पर लेना शुरू किया और वहां खेत जोतना शुरू किया। तो भूपाल बिंद की संपन्नता बढ़ती चली गई। जब भूपाल बिंद की संपन्नता बढ़ती चली गई तो मल्लू बिंद को यह अच्छा नहीं लगा। मल्लू बिंद को लगा कि अब तो भूपाल बिंद और उसका परिवार हमसे बड़ा हो रहा है। तो इसने भूपाल बिंद को निपटाने की कार्य योजना बनाई। तो यह सफल कैसे होता? तो इसने कैलू यादव को मल्लू बिंद की मदद करनी थी और यह इलाका उसका अपना इलाका था। यहां वह किसी दूसरे को देखना भी नहीं चाहता था। तो कैलू यादव को मल्लू बिंद ने इस बात के लिए तैयार कर लिया कि भूपाल बिंद के परिवार को खत्म कर देना है। भूपाल बिंद के परिवार के सदस्यों को भी लग रहा था कि नहीं, अब जिस तरीके से गांव में परेशानी हो रही है, इस गांव में रहना ठीक नहीं है, हमें अब नया ठिकाना तलाशना होगा। तो परिजनों में यह सहमति बन गई कि अब इस गांव को छोड़ते हैं, कहीं और चलते हैं, वहीं रहेंगे। तो इसके लिए जो भूपाल बिंद के लड़के थे और जो उनके भाई थे, उन सबों ने यह फैसला किया कि अब गांव छोड़ देंगे। तो गांव छोड़ने के लिए आवश्यक तैयारी करनी थी, सामान भी शिफ्ट करना था। कहां जा रहे थे, कैसे जा रहे थे, ये सब आपको हम बताएंगे। अभी एक और इसमें एपिसोड आएगा कैलू यादव को लेकर। तो 4 सितंबर 1989 को भूपाल बिंद तो गांव में ही रह गए। जो ट्रैक्टर भाड़े पर लिया गया, जिसे बेगूसराय के बीहट से बुलाया गया था, उस पर घर के कुछ सामान और घर के परिवार के बाकी सदस्य सब लोग सवार होकर निकले, जिनमें पचकौड़ी बिंद, श्रवण बिंद, अर्जुन बिंद, तीनों बेटे, और फिर पचकौड़ी बिंद का बेटा 5 साल का संजय, बेटी 3 साल की बबीता, बेटी 1.5 साल की तनकी, श्रवण बिंद की पत्नी, पचकौड़ी बिंद की पत्नी और भूपाल बिंद का साला तीलो बिंद, जो ब्रह्मपुर मोकामा का रहने वाला था, सभी सवार थे। तो ये 9 लोग घर के सामान के साथ दूसरी जगह पर शिफ्ट होने को जा रहे थे। तो जब शिफ्टिंग की तैयारी होती है तो मालूम हो ही जाता है। तो मल्लू बिंद को यह खबर थी कि ये लोग निकलेंगे। मल्लू बिंद को यह लगा कि ये कैसे खुशहाल हो जाएंगे और यहां से निकल जाएंगे। तो उसने कैलू यादव को खबर कर दी। तो जो पुरानी रिपोर्ट है, पुराने जो दस्तावेज हैं, वो ये कहते हैं कि जैसे ही ट्रैक्टर और ये सवार लोग दियारा इलाके में पहुंचे, कैलू यादव गिरोह के करीब 30 सदस्यों ने इस ट्रैक्टर को रोक दिया और ट्रैक्टर पर जितने सवार लोग थे उन्हें राइफल की नोक पर अपने कब्जे में ले लिया। यह भी नहीं सोचा कि वे जिसे कब्जे में ले रहे हैं उनमें 5 साल का मासूम संजय है, 3 साल की बिटिया बबीता है, 1.5 साल की बिटिया
तनकी है, दो औरतें हैं जो पचकौरी बिंद और श्रवण बिंद की पत्नी है। तो सभी के सभी अगवा कर लिए गए। अगवा किए जाने के बाद सभी को गंगा के किनारे ले जाया गया और जो ट्रैक्टर पर जितना भी सामान था जिसे शिफ्ट करने को दूसरे गांव में ले जाया जा रहा था उसे लूट लिया गया। इसमें मवेशी भी थे, घर का दूसरा सामान भी था। तो अब ये जो 9 लोग अगवा किए गए, कैलू यादव गिरोह सभी को नाव पर सवार कर दिया। नाव पर सवार करने के बाद ये कैलू यादव गिरोह का मॉडस ऑपरेंडी था, बीच गंगा में ले गया और गंगा में ले जाए जाने के बाद कैलू यादव और उसके गिरोह के दूसरे सदस्यों ने एक एक को हलाक करना शुरू किया। सबसे पहले बीच गंगा में पत्नी के सामने पचकौरी बिंद को गरासे से काट दिया गया, सिर को गरासे से उड़ा दिया गया और इसके बाद लाश के और भी टुकड़े किए गए। जैसे जैसे टुकड़े होते जाते लाश गंगा नदी में नाव चल रही थी, यहां वहां फेंका जा रहा था। जब पति को इस तरीके से मारा जा रहा था तो पत्नियां, आप समझ सकते हैं उनकी क्या स्थिति हुई होगी। तो पत्नियों को पेट चीर कर मार दिया गया। श्रवण बिंद की पत्नी को, पचकौरी बिंद की पत्नी को, भोपाल बिंद के साला तीलो बिंद को भी इसी तरीके से मारा गया और सभी की लाश गंगा में। और ये जो बच्चे थे संजय, बबीता, तनकी, इन्हें जीते हुए मतलब जिंदा अवस्था में गंगा में फेंक दिया गया। अब तो सोचिए, लेकिन आप ताज्जुब कीजिए कि इस बात की खबर किसी को नहीं लगी कि इतना बड़ा नरसंहार हो गया। देखिए, कोई टेलीफोन था नहीं, इतनी संपन्नता थी नहीं, और जो ट्रैक्टर का चालक था जो बीहट बेगूसराय का था उसे छोड़ दिया गया। उसे कहा गया कि तुमसे कोई झगड़ा नहीं है, तुम सीधे अपने घर लौटोगे और किसी को खबर दोगे तो अगला बार तुम्हें भी मार दिया जाएगा। इधर भोपाल बिंद घर में ही थे, अभी अपने गांव में ही। उन्हें लग रहा था कि जब सभी पहुंच जाएंगे तो बाकी और जो बचा कुचा सामान होगा उसके बारे में सोचेंगे, फिर फाइनल शिफ्टिंग होगी। तो अगले दिन मतलब 5 सितंबर 1989 को भोपाल बिंद हर रोज की तरह सुबह गंगा स्नान करने को गए। जब वे गंगा स्नान करने को गए तो उन्हें इस बात की जानकारी मिली कि ऐसा ऐसा हुआ है। अब तक देखिए किसी की लाश नहीं मिली थी, तो अब तक तो यह माना जा रहा था कि अपहरण ही, जो हमने आपको बताया कि ऐसे ऐसे काटा गया, उसका प्रकरण बाद में आप समझ जाएंगे कि कैसे जानकारी मिली। तो भोपाल बिंद की चिंता बढ़ी, उन्हें लगा कि यह खबर सच कैसे हो सकती है। फिर उन्होंने किसी माध्यम से वहां पता किया जहां परिवार वालों को जाना था, वहां ये पहुंचे नहीं थे। फिर ट्रैक्टर वाले तक पहुंचे। ट्रैक्टर वाले ने बताया कि हां ये सच है, कैलू यादव गिरोह ने सभी को कल अगवा कर लिया था, मुझे छोड़ दिया था और कहा था कि यदि किसी को बताओगे तो तुम्हें भी आकर मार डालेंगे। अब ये पुलिस के पास पहुंचे तो पुलिस कभी इस थाने को कभी उस थाने में घुमाती रही। पहले तो पुलिस वालों को विश्वास ही नहीं हुआ, लेकिन बाद में डीएम नन्हे प्रसाद और एसपी राजेंद्र प्रसाद सिंह ने कैंप करना शुरू किया। फिर वहां से जहां से लोगों को मतलब अपहृत लोगों को नाव पर सवार किया गया था, वहां पुलिस ने डेरा डाला। फिर गंगा की प्रवाह में कुछ लाशें तैरती हुई दिखाई पड़ी और जो लाशें मिलती जा रही थी, दिख रही थी, वह लाशें इसी भोपाल बिंद के फैमिली की थी। तो यह कंफर्म हो गया कि कैलू यादव ने यह नरसंहार कर दिया। सोचिए कितना राक्षसी था, बच्चों की हत्या करने में भी और महिलाओं को भी मारने में इसे कोई गम नहीं होता था, कोई पछतावा नहीं होता था। तो इस तरीके से यह नरसंहार बीच गंगा में, हमने आज आपको कहानी बताई कैलू यादव की। यह कहानी
आगे भी कैलू यादव की कहानी आपको बताएंगे अभी हम खबरों के पीछे में। कैलू यादव खत्म कैसे हुआ, लाश कैसे नहीं मिली, कैसे मालूम हुआ कि कैलू यादव ही मारा गया और कई दिनों तक अटकलें चलती रही। फिर इसी नरसंहार में और छुपी हुई बातें क्या थी वह भी बताना है। ऑपरेशन कोबरा का क्या चल रहा था जो चलाया ही गया था कैलू यादव के लिए। फिर यह भी बताना आपको है कि क्या इसे कोई पॉलिटिकल संरक्षण भी मिल रहा था। बातें ऐसी आई, आरोप लगे कि जो कैलू यादव के पीछे पुलिस वाले पहुंच जाते हैं उन्हें हटा दिया जाता है। और यह बातें छुपी हुई नहीं थी, यह बातें अखबारों में भी छपी। लेकिन ही है। तो कैलू यादव की खबरों को लेकर, कैलू यादव की कहानी को लेकर अभी आप बने रहिए खबरों के पीछे के साथ। और आज के लिए इतना ही। चलते चलते यदि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल खबरों के पीछे को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा। एक और निवेदन जो अंतिम में हम करते हैं कि यदि आप मुझसे कोई कहानी सुनना चाहते हैं, मुझे कोई कहानी बताना चाहते हैं, कोई भूल सुधार चाहते हैं, तो आप हमें gyaneswarlive@gmail.com पर मेल कर सकते हैं। यदि कोई कहानी सुनाने के लिए आप हमसे कह रहे हैं तो यदि आपको पता है कि साल और तारीख क्या है तो जरूर बताएं। मुझे अपनी लाल डायरी में तलाशने में या अपनी रिसर्च टीम को कहने में आसानी होगी कि आप इस पर शोध कीजिए। तो हम मिलते हैं अब कल रात 9 बजे कैलू यादव की कहानी के आगे के भाग को लेकर। अभी दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद।